हेलो दोस्तों, दिस इज राम। एक बार आप सभी का मंजूश्री फाउंडेशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी चैप्टर को जो हमने कल किया। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को हमने चालू किया था। मैंने कहा था कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको करा दूंगा एनसीईआरटी की बेसिस पर, और एनसीईआरटी की बेसिस पर हमने उस बैकग्राउंड को क्लियर किया। यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड मैंने कट कर दिया था, यानी ये बैकग्राउंड मेरे पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि ये बैकग्राउंड आपको पढ़ना नहीं चाहिए। आप एक बार ओरली रीडिंग मार लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूला करें, लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बच्चों को, जो बोर्ड का बच्चा है या जो आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए जा रहा है, जो नीट की प्रिपरेशन करना चाहता है, उन बच्चों को फ़ायदा हो सके, मेरे उन भाइयों को, उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। मेरा मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, जिन्हें गांव में प्रॉब्लम है, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास कंटेंट नहीं है, तो जो प्रॉब्लम सारी वो सॉल्व हो सके। तो अब हम क्या देखेंगे, हम आगे कंटिन्यू देखेंगे जो हमारा चैप्टर था, यानी कि पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने अभी तक क्या क्या बातें डिस्कस की हैं। तो हमने अभी तक देखा कि यू हैव लर्न दैट केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, यानी केमिस्ट्री किन किन बातों से डील करती है, केमिस्ट्री में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपको यहाँ पे समझने की नीड है। मैंने कल केमिस्ट्री की दो डिफिनीशन बताई थी। उन डिफिनीशन में मैंने क्लियर किया था कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, जो केवल हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट में लिमिटेड नहीं है। एक अनलिमिटेड सब्जेक्ट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनाइट तक है ये। क्यों? क्योंकि हम वहां पर एक एटम की थ्योरी से चालू करते हैं, एक एलिमेंट की थ्योरी से चालू करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की थ्योरी से चालू करते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और उस एलिमेंट के बेसिस पर, उस एटम के बेसिस पर हम एक छोटे से पार्टिकल से लेकर के पूरे यूनिवर्स के अंदर क्या क्या हो रहा है, कैसे घटित हो रहा है, कौन कौन से कंपाउंड काम कर रहे हैं, कौन कौन सा कंपोजिशन काम कर रहा है, कौन सी स्टेट काम कर रही है, यहाँ तक कि मैटर की प्रॉपर्टीज, कंसिक्वेंसेस, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, इन सारी बातों को हम लोग देखते हैं अपनी रियल लाइफ में। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो ये समझ लो कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आपका क्लियर हो गया। तो केमिस्ट्री डील्स विद किस किस के साथ? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड इंट्रैक्शन ऑफ मैटर, एंड इज ऑफ मच यूज टू ह्यूमन बिगिंस इन डेली लाइफ। यानी केमिस्ट्री की डिफिनीशन एनसीईआरटी एक बार फिर से दे रही है। मैंने दो डिफिनीशन कल क्लियर की थी, एक स्टार्टिंग चैप्टर पे थी, एंड सेकंड जाके लास्ट पे पहुंचते पहुंचते उसके आगे हमने काफी बैकग्राउंड मैंने कट करा दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से, एग्जाम के परस्पेक्टिव के हिसाब से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं उसको इंपॉर्टेंट नहीं मानता, बट आप रीड कर लीजिएगा। These aspects can be best discovered and understood in terms of basic constituents of matter। यानी हम लोगों को जो केमिस्ट्री का एस्पेक्ट देखना है, जो केमिस्ट्री की डिस्क्रिप्शन समझनी है, जो केमिस्ट्री की डिफिनीशन समझनी है, जो केमिस्ट्री हमारे लिए एक क्या है, एक कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। हमारा जो एक केमिस्ट्री को समझने का बेसिक फंडामेंटल हो सकता है, वो क्या हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर, दैट आर, क्या क्या होते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी कि अगर हम बात करें कि कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर क्या क्या हो सकता है, कोई मैटर है उसका कंस्टिट्यूएंट क्या हो सकता है, तो एटम। मैंने कल ही क्लियर किया था इस बात को कि जो एटम होता है वो सबसे सबसे छोटा पार्टिकल है। यानी कि अगर मैं एटम को मिला दूंगा, देखते जाना मैंने कल कितनी बातें क्लियर की थी। अगर मैंने बोलता एक एटम A1 है, मान लो एक एटम A2 है,
तो यहाँ पर मॉलिक्यूल M1 बन जाएगा। मैं केवल एक फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मैं मॉलिक्यूल को मिलाऊंगा तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने फिक्स रेशियो के साथ मिलाया तो वहां पर कंपाउंड बन जाएगा, और अगर मैंने एक अनसर्टिनिटी के साथ एक अनफिक्स्ड रेशियो में मैंने किसी भी मॉलिक्यूल को मिलाया तो क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। मैंने कल ये बातें क्लियर की थी, आज वही बातें मैं फिर से बोल रहा हूँ। वही बातें एनसीईआरटी फिर से बोल रही है कि हमने पूरे ऊपर के डिस्कशन से इतनी बातें तो जान ली हैं कि जो हमारी केमिस्ट्री है, जिसकी हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो क्या है? वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। इज इट क्लियर? केमिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। जो केमिस्ट्री है वो क्या कहलाती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कैन वी सी, हम क्या देख सकते हैं? वे एंड प्रिसीव दीज एंटिटीज, it is possible to count and number of atoms and molecules in a given mass of matter and have a quantitative relationship between the mass and the number of these particles। यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल समझाने की कोशिश की है कि हम किसी अमाउंट को, कोई वैल्यू है, जैसे मान लो कोई 1 kg है, 2 kg है, मान लो सपोज करो 1 kg हम लोग चने लेके आ गए, हम लोगों ने काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है। हम शुगर के अगर काउंट करने की सोच लें तो इम्पॉसिबल नहीं है, बट डेली लाइफ में मतलब पॉसिबल नहीं है, लोग कौन काउंट करेगा इतना बैठ के, बट इम्पॉसिबल नहीं है, हम उसे काउंट कर सकते हैं, यानी काउंटेबल है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? वी विल गेट द आंसर ऑफ सम ऑफ दीज क्वेश्चंस इन दिस यूनिट। तो जो ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस निकल के आते हैं, जो हमारे पास दिमाग में ऐसे सवाल होते हैं, उनके आंसर इस चैप्टर के अंदर हमें मिलने वाले। क्लियर है ये बात? क्लियर है? वी विल फर्दर डिस्क्राइब हाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब्ड यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज विद सुटेबल यूनिट्स। यानी कि सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि जो मैंने फिजिक्स में चैप्टर पढ़ाया है अभी, यूनिट एंड मेजरमेंट, उसके साथ मैं वेक्टर करा रहा था। नहीं देखा है तो जाइए प्ले लिस्ट को वहां से स्क्रॉल कीजिए, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पर क्या देखना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कैन बी क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब, यानी कि जो एक क्वांटिटी में डिस्क्राइब की जा सकती हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, सुटेबल यूनिट के साथ डिस्क्राइब की जा सकती हैं, उन सारी यूनिट्स के बारे में, उन सारी न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में, उन सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, उन सारी फिजिकल मैटर के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। एनसीईआरटी जो डिस्क्राइब करेगी। मैंने पहले ही बोला, मैं अपनी कोई भी बात यहाँ पर अपने आप से नहीं रखूंगा। क्लियर है ये बात? क्लियर है? सेकेंड जो चीज है इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी में, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्टली अगर हम देखें कि हमारे डेली लाइफ में केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि हम भाई डेली लाइफ में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस तो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पूरे ओवरऑल की बात करूं तो हम लोग खाने लेके, या खाने के फॉर्मेशन से लेके, खाना बनाने से लेके, हम लोग नहाने तक में अपने डेली लाइफ में चीजें यूज करते हैं, और सब क्या, सब केमिकल प्रोडक्ट है। लाइक अगर मुझे एलपीजी लानी है तो गैस है, स्टेट ऑफ मैटर भी है। अगर मुझे कपड़े साफ करने हैं तो मुझे क्या चाहिए? मुझे सोप चाहिए, डिटर्जेंट चाहिए। यानी डिटर्जेंट और सोप कहाँ से आएगा? सिंपल सी बात है कि डिटर्जेंट एंड सोप क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम के सॉल्ट है। क्लियर है? तो केमिस्ट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साइंस एंड इज ऑफ्टन इंटरवीन्ड विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। यानी जो केमिस्ट्री है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करती है। क्या प्ले करती है? सेंट्रल रोल, जिसके बिना दुनिया में, आज की लाइफ में कह दो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, वो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। जिसने दुनिया को होल्ड कर रखा है,
जिस पर दुनिया डिपेंड है। इज इट क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरियाज। कौन कौन से एरियाज हैं उस बात को गौर से समझना। सच इज वेदर पैटर्न। अगर आज हमें क्लाइमेटोलॉजी में, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक एक करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है कि आज वेदर कितना है, आज ह्यूमिडिटी कितनी होगी, आज हमारे पास गर्मी कितनी है, आज बारिश होगी नहीं होगी, आज आज की कंडीशन क्या है एनवायरमेंट की। वेदर पैटर्न्स को भी आइडेंटिफाई करने में केमिस्ट्री का हाथ है। मैं आगे डिफाइन करूंगा। हम लोग 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन अगर देखा जाए तो इन 3 स्टेट ऑफ मैटर के अलावा 2 स्टेट ऑफ मैटर्स और होते हैं। एक होता है प्लाज्मा और दूसरी होती है बोस आइंस्टाइन। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज सॉलिड नहीं है, कोई चीज लिक्विड नहीं है, कोई चीज गैसियस कंडीशन में नहीं है, वो मे भी हो सकता है प्लाज्मा कंडीशन में हो, वो मे भी हो सकता है बोस आइंस्टाइन कंडीशन में हो। तो सिंपल सी बात ये है कि वेदर के अंदर जो हमारी कंडीशंस हैं वो प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन के अंतर्गत ज्यादा देखने को मिलती हैं, जिसके थ्रू हम लोग वेदर पैटर्न्स को समझ पाते हैं। इज इट क्लियर? फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज। विदाउट केमिस्ट्री, विदाउट केमिस्ट्री की प्रोसीजर, विदाउट केमिस्ट्री की लॉग बुक आप इंडस्ट्रियल एरिया में वर्क ही नहीं कर सकते। अगर आपको एक स्किल्ड पर्सन बनना है, अगर आप चाहते हो कि एक स्किल्ड एम्प्लॉय बनो, अगर आप चाहते हो कि आप रिसर्चर बनो, अगर आप चाहते हो कि आप किसी ऐसी इंडस्ट्री के अंदर काम करो जहां पर डिटर्जेंट बन रहा हो, जहां पर सोप बन रही हो, जहां पर कोई ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हो जहां पर केमिकल्स का यूज हो, तो विदाउट विदाउट केमिस्ट्री के नॉलेज आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अनेबल होंगे, अनस्किल्ड होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है यहाँ पर। मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, यानी कि हम लोग जो भी फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं क्रॉप में, वो भी कहाँ से आता है? केमिस्ट्री से। क्यों भाई? कहाँ गए एनकेपी? क्या याद है एनकेपी? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, इसी से तो भाई फर्टिलाइजर बनता है। यही तो क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? एल्कलाइज, एसिड्स, सॉल्ट्स, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, मेटल्स, एलॉज एटसेट्रा, इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल। क्या ये बात क्लियर है? तो हमारे लाइफ में केमिस्ट्री इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पर है? तो पहली बात तो क्लाइमेट में हो गया। दूसरी बात क्या हो गया? हमें अगर ब्रेन का फंक्शन समझना है, हम अगर पढ़ते हैं कि हमारे पास ब्रेन है और इस ब्रेन के आसपास एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर हम देखें इस ब्रेन में, तो हम लोग क्या क्या देख पाते हैं? हम लोग देख पाते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, उस ब्रेन में एक फ्लूइड भी भरा है, उसी ब्रेन में सेल्स भी हैं, उसी ब्रेन के अंदर हमारी पूरी की पूरी फंक्शनिंग चल रही है बॉडी की। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है? एसिड्स बनाना हो, सॉल्ट बनाने हो, डाइज बनानी हो, पॉलीमर्स बनाने हो। पॉलीमर्स में क्या यार? सिंपल से एग्जांपल लो, पॉलीथीन। क्या? पॉलीथीन। अगर हमें पॉलीथीन बनाना है तो हमें वहां पे पॉलीमर्स चाहिए, वहां पे पॉलीमर्स की प्रोसेस होगी तब पॉलीथीन बनेगी। क्या ये बात क्लियर है? तो केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन अ बिग वे टू नेशनल इकोनॉमी। अगर हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो केमिस्ट्री क्या करती है? कंट्रीब्यूट करती है। कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है केमिस्ट्री? सिंपल सा, इट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। लेकिन मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर राइज करूंगा। वो क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी, अगर बढ़ता हुआ रिसर्च,
अगर आज की बढ़ती हुई इम्प्रूवमेंट इतनी ही अच्छी है, तो जो लोगों की लाइफ स्पैन है, जो ह्यूमन का लाइफ स्पैन, वो डिक्रीज कैसे हो रहा है? मेरा ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बताना। इतना सब कुछ है, आज हम लोग प्योरीफाई आटा खा रहे हैं, आज हम लोग प्योरीफाई ऑयल खा रहे हैं, आज हम लोग प्योरीफाई हर एक चीज जिसमें प्योरीफिकेशन नहीं है, जिसमें क्वालिटी नहीं है, जो साफ नहीं है, हम कुछ नहीं लेते। हमें सब कुछ प्योरीफिकेशन के साथ चाहिए, हमें सब कुछ इम्प्रूव चाहिए, हमें सब कुछ इम्पोर्टेड चाहिए, है ना। बोलते हैं मुझे इम्पोर्टेड कार चाहिए, मुझे इम्पोर्टेड ये चाहिए, मुझे इम्पोर्टेड पानी चाहिए। तो जब इतना सब कुछ इम्पोर्टेड हो गया है, तो आज के ह्यूमन की लाइफ स्पेन डाउन कैसे हो रही है? सेकेंड क्वेश्चन इज कि जो पहले के लोग थे, जो मान लो कुएं में पानी भरा है पी लेते थे कुछ भी, है ना, जो थे बिना साफ आटा खा लेते थे, दलिया खा लेते थे, मिलेट्स खाते थे, बाजरा खाते थे, जो कि नॉन केमिकल प्रोडक्ट हुआ करते थे, तब उनकी ह्यूमन की लाइफ स्पेन कितनी थी? 100 ईयर्स, कोई 110 ईयर चला जा रहा है। आज भाई साहब 60 साल मुश्किल पड़ रहे हैं यार, 60 ईयर 70 ईयर में लोग निकल रहे हैं। तो कमेंट में जरूर बताना कि आप इसे कैसा सोचते हो। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है कि आप इस चीज को कैसा सोचते हो, आप इस चीज को कैसे समझते हो, किस नजरिए से आप देख रहे हो इन चीजों को? क्या बात क्लियर है कि नहीं है? एक बार बताना मुझे, जरूर कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स, तो जो हमने देखे थे कंट्रीब्यूशन देख लिए, सारी चीजें देख ली। दिस इज एग्जाम्पलीफाइड बाय द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अ वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजर। यानी कि हमने फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजर्स हमारे पास हैं। हमने क्रॉप में, हम लोगों ने हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए, हमने स्वामीनाथन साहब का सपना पूरा करने की कोशिश की, हम लोगों ने उन चीजों को इम्प्लीमेंट किया। बट फिर भी हमारे जो फील्ड है, जो हमारे खेत हैं, उन खेतों की फर्टिलिटी डाउन हो रही है फर्टिलाइजर की वजह से। तो अगर हम लोगों ने इतना ही वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजर्स डिस्कवर कर लिया है, तो आज की जो फर्टिलिटी है वो ग्रो होनी चाहिए कि डाउन होनी चाहिए? आप बोले ग्रो होनी चाहिए, बट डाउन हो रही है। इसका भी रीजन मैं आगे दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, यहाँ पर रीजन इतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, बिल्कुल सही बात है। अगर आज हमें मच्छर लग रहा होता है, तो हम बोलते हैं भाई साहब मोर्टीन लगा लो, ठीक है, लाइफ गार्ड लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। तो वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स हमने यूज करना चालू कर दिया। केमिस्ट्री प्रोवाइड्स methods for the isolation of life-saving drugs from natural sources and makes possible synthesis of such drugs। तो आज केमिस्ट्री की वजह से ही हम लोग जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनको आइसोलेशन प्रोवाइड करा पाते हैं। क्या बात क्लियर हो रही है? कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास नेचर में प्रेजेंट है, उसे हम लोग गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, नेचुरल सोर्सेस को लेके आते हैं, उन्हें सिंथेसिस करते हैं, उनकी गैदरिंग करके, कलेक्शन करके हम उन्हें रख पाते हैं, आइसोलेशन कर पाते हैं ड्यू टू केमिस्ट्री। यानी कि जो लोग पहले दवाओं के रूप में पत्तियां खाते थे, जो लोग पहले दवाओं के रूप में कहीं ये रूट कहीं वो रूट ये सारी चीजें खा रहे थे, वो केमिस्ट्री आने के बाद उन चीजों को हमने किस में बना लिया? दवाओं में बना लिया, उनका फॉर्मेशन कर लिया। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है या नहीं? तो सारी बहुत अच्छी चीजें हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट फिर भी लाइफ स्पैन कम हो रहा है। व्हाई? आई वॉन्ट टू नो, दिस इज माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। गिव मी द आंसर इन कमेंट बॉक्स। सम ऑफ these drugs are Ciplatin and Taxol, which are effective in cancer therapy.
तो यानी कि सिंपल सी बात कहने का मतलब ये है कि हमने आज कैंसर की दवाएं, कैंसर के ड्रग्स, आज कैंसर की थेरेपी तक हमने केमिस्ट्री के दम पर क्या कर ली है, इनोवेट कर ली है। आज हमारे पास सब कुछ है। क्या ये बात क्लियर है? द ड्रग्स कौन सा? एजीटी, जिसे क्या बोलते हैं, एजिडोथाइमिडाइन, इज यूज्ड फॉर हेल्पिंग एड्स पेशेंट। तो जो एजीटी है वो एड्स पेशेंट की हेल्प आती है, यानी कि अगर कोई एड्स का पेशेंट है उसे भी हम लोग ठीक कर सकते हैं, आज हमारे पास केमिस्ट्री के दम पर है। बिल्कुल सही बात है भाई, सब कुछ अच्छा अच्छा है, बट फिर भी लोगों की लाइफ स्पैन कम हो रही है। ठीक है। केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट टू अ लार्ज एक्सटेंट इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ नेशन। जो केमिस्ट्री है वो एक लार्ज स्केल में डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ नेशन में भी कंट्रीब्यूट कर रही है। विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल प्रिंसिपल्स, it has now become possible to design and synthesize new materials, specific magnetic, electric and optical properties। क्या ये बात क्लियर हो रही है? केमिस्ट्री का यूज कहाँ कहाँ पर है, हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं केमिस्ट्री को। यानी केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस हमारे पास केमिकल प्रिंसिपल्स में अगर देखा जाए तो हम लोग क्या कर पा रहे हैं, आजकल हम लोग सब कुछ डिजाइन कर पा रहे हैं, सब कुछ हमारे पास है। हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जान जाते हैं मटेरियल की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जान जाते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जान जाते हैं। दिस हैज लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग क्रेमेक्स एंड कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स एक्सेट्रा। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के दम पर सुपर कंडक्टिंग जो क्रेमिक्स हैं उन चीजों को बना पा रहे हैं, पॉलीमर्स बना पा रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स बना पा रहे हैं। केमिस्ट्री हैज हेल्प्ड इन एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज व्हिच मैन्युफैक्चर यूटिलिटी गुड्स लाइक एसिड, एल्कलाइज, dyes, polymers, metals, etc. These industries contribute in a big way to the economy of the nation and generate employment। तो हम लोग इनकी वजह से एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट कर लिया, लेकिन आज क्लाइमेट से जूझ रहे हैं। तो अगर आपको केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस देखना है, आप केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस देख रहे हैं, तो उसके कंसिक्वेंसेस भी देखिए कि आज जितनी भी केमिकल इंडस्ट्री ग्रो कर रही हैं, आज जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं, आज जितने भी हमारे पास चीजें हैं, वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट तो कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो कर रही हैं, बट हम लोग कर क्या पा रहे हैं? एक तरह से हम लोग अगर आज देखेंगे तो हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क है क्लाइमेट को लेकर के। In recent years, chemistry has helped in dealing with some of the pressing aspects of environmental degradation with a fair degree of success. Safer alternatives to environmentally hazardous refrigerants like CFC, chlorofluorocarbons, responsible for ozone depletion in the stratosphere, have been successfully sensitized। कहने का मतलब है कि जो भी केमिस्ट्री की हेल्प से जो भी हमारे पास एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहे हैं, जो भी हमारे पास एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हो रहे हैं, जो भी हमारे पास जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है जो रिस्पॉन्सिबल है ओजोन डिप्लेशन को लेकर के, जो स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन डिप्लेशन को क्या करती है, डिक्लाइन करती है, उस स्ट्रेटोस्फीयर की हम लोग ओजोन को सक्सेसफुली सेंसिटाइज कर सकते हैं, यानी उससे हम लोग प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। केमिस्ट्री का ये कहना है, और इस बात में कितनी सच्चाई है आप लोग मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? मैनी बिग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कंट्री कंटिन्यू टू मैटर्स ऑफ ग्रेव कंसर्न टू द chemist। वन सच प्रॉब्लम इज द मैनेजमेंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। यहाँ पर एक बात ध्यान दें, जो भी टर्म आ रहे हैं मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो बोर्ड का स्टूडेंट है जिन्हें आंसर लिख के आने हैं, आईआईटी और नीट वालों के लिए ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। मे भी हो सकता है क्वेश्चंस कर दे, कोई भरोसा नहीं है उसका, बट जो बोर्ड वाले स्टूडेंट है उनके पास टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए। तो ग्रीन हाउस गैसेस लाइक मिथेन, कार्बन,
कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस। अब देखो बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होती है, यूज ऑफ एंजाइम्स फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू एक्सोटिक मटेरियल्स आर सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ केमिस्ट्स। सिंपल सी मेरी बात को समझना, मैंने कहा कि जिस तरह से केमिस्ट्री की हेल्प से हम लोग आज ग्रो कर पा रहे हैं उसी तरह से कंसिक्वेंसेस भी हमारे साथ हैं। सेकेंड थिंग क्या है, यहाँ पर जिस तरह से हम लोग मैनेजमेंट ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के बातें हैं उसी तरह से हम लोग पास बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। बायोकेमिकल अगर प्रोसेस हैं तो हम लोग उसमें क्या यूज करते हैं, एंजाइम्स यूज करते हैं एक लार्ज स्केल में। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल में मैंने बताया था कि जो भी हमारे पास मिल्क है वो से हम कर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि एक प्रॉपर्टी को हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी में, एक स्टेट से मैटर को दूसरे स्टेट में हम लोग कन्वर्ट करने में आज कैपेबल है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो यानी कि अगर हमें मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हमें एंजाइम्स की नीड होगी। हम लोग विदाउट एंजाइम के मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम लोग शुगर केन जूस को विनेगर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम लोग वहां पर मेथिल एल्कोहल नहीं बना सकते। हम लोग एथिल एल्कोहल नहीं बना सकते। मीन्स लॉट्स ऑफ एंजाइम्स इज प्रेजेंट इनसाइड द केमिस्ट्री व्हिच इज हेल्प्स टू प्रोडक्ट लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स and synthesis of new exotic materials. Is it clear or not? So a developing country like India needs talented and creative chemists for accepting such challenges. तो आज हमारे देश को ऐसे केमिस्ट की नीड है जो इन चैलेंजेस को क्या करे, एक्सेप्ट करे। टू बी अ गुड केमिस्ट एंड टू एक्सपेक्ट सच चैलेंजेस one needs to understand the basic concept of chemistry which begin with the concept of matter. Let us start with the nature of matter. मैं यहाँ पर एक बार ओवरऑल बात बता देता हूँ जो भी हमने अभी तक बातें की। सिंपली से मेरा यहाँ पर इतना कहना है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ने हमें तो ये क्लियर कर दिया कि जो हमारी केमिस्ट्री की रूट है वो हमारी केमिस्ट्री की रूट कहाँ पर है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हम लोग क्लियर हो गए। सेकेंड थिंग यहाँ पर ये आई, जब बात आई हमारे पास इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पर है, तो हमने इंपॉर्टेंस देखा कि हम लोग आज हमारे पास क्या नहीं है। हम लोग आज ग्रीन रेवोल्यूशन को आगे ले जा पा रहे हैं। फर्टिलाइजर्स हमारे पास है, वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं जिनका प्रोडक्शन कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ मटेरियल्स है। आज हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास क्लीनिंग के लिए सॉप्स है, फिनाइल है, एवरीथिंग है। खाने में क्या नहीं है, हमारे पास प्योरीफाई आटा तक आ रहा है। बट हम लोग क्या कर पा रहे हैं, हम लोग जो है केमिकल इंडस्ट्रीज भी डेवलप कर पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है, इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, एवरीथिंग एवरीथिंग बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बट फिर भी इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद जो ह्यूमन की लाइफ स्पैन है वो डाउन हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर किसी चीज के प्रॉफिट हैं तो उस चीज के कंसिक्वेंसेस भी हैं, इस बात को ध्यान दें। और आपको एक बैलेंस आंसर लिखना है। जो बोर्ड के स्टूडेंट है मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको बैलेंस आंसर की नीड है। नंबर चाहिए तो आंसर आपको बैलेंस ही लिखना होगा। सेकेंड थिंग, हम लोग बायोकेमिकल प्रोसेस देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। बायोकेमिकल प्रोसेस आज हम लोग भाई साहब अमूल का जो कर्ड आता है, दही आता है, खा पा रहे हैं। हम लोग मीठा दही, मिष्टी दही सब खा रहे हैं। क्यों भाई? बायोकेमिकल प्रोसेस से रेडी हुआ है ना, वो लिखा होता है ना उसमें कि हम लोग बायोकेमिकल प्रोसेस से बना रहे हैं। तो बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या क्या यूज हो रहा है, एंजाइम्स यूज होते हैं। हम लोग शुगर केन से विनेगर बना पा रहे हैं, तो बायोकेमिकल प्रोसेस की वजह से ही कर पा रहे हैं ये सारी चीजें। लेकिन इन एंजाइम्स के चक्कर में भाई साहब वायरसेस कितने क्रिएट हो गए। आज बायोकेमिकल केमिस्ट्री जो आज बायोकेमिकल जो आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री जिसे बोलते हैं, उस बायोकेमिस्ट्री के चक्कर में कोविड आ गया। कोई प्रैक्टिकल किया जा रहा है, किसी की लाइफ जा रही है। यानी अगर जैसे जैसे केमिस्ट्री ग्रो करेगी, जैसे जैसे साइंस ग्रो करेगा, तो ये कभी भी मत सोच में रहना कि ह्यूमंस के लिए ये बहुत अच्छा है। हमें कहीं ना कहीं एक बार फिर से नेचर की तरफ मुड़ के देखना चाहिए। तो ये जो भी सारी बातें हैं, ये सारी की सारी बातें कहाँ पर डिपेंड हैं, स्टेट ऑफ मैटर
यानी कि नेचर ऑफ मैटर, मैटर कैसा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। अगर इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्लियर हो गया है तो कल की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि जो नेचर ऑफ मैटर है वो कितने टाइप का है। अब ये जो नेचर ऑफ मैटर वाला टॉपिक आएगा, आपकी असली केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है, ये ध्यान देना। आपकी मेन केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस बात को गौर करिएगा। इम्पोर्टेंट है अब यहाँ से। अभी तक जो भी था एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। क्लियर है ये बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।